नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में वंशवाद की राजनीति पिछले 75 सालों में किस तरह से फली फूली है, इसका अंदाज़ा जब जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं उससे लगेगा। जब राजनीतिक विरासत के मुद्दे या कहें राजनीतिक विरासत के विवाद उठने लगे, अगर पिछले 20 साल की राजनीति को देखें, उस पर नज़र डालें, तो आपको भरमार मिलेगी चाचा भतीजे की लड़ाई की। जहां राजनीतिक विरासत के लिए चाचा और भतीजे में झगड़ा हुआ और चाचा भतीजे की इस राजनीति में जब तक दोनों साथ रहे तब तक मुश्किल रही। जैसे ही चाचा ने ये कोशिश की या मंशा जाहिर की कि अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को या बेटी को सौंपना चाहता है, वैसे ही समस्या शुरू हो गई। शुरुआत अगर पिछले 20 साल की बात करें तो शुरुआत करें ठाकरे परिवार से। बाला साहब ठाकरे एक छत्र नेता थे शिवसेना के, कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला नहीं था। लेकिन उनके बाद क्या होगा, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल धीरे धीरे उठने लगा। और बाल ठाकरे को भी लगा कि अगर वो अपने जीवन काल में ही इस मुद्दे का हल नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुश्किल होगी। किसके लिए? बेटे के लिए। और ऐसे में उन्होंने साफ साफ संकेत दिया बेटे के बारे में कि उसी को हम अपनी राजनीतिक विरासत सौंपेंगे। उस समय शिवसेना में उद्धव ठाकरे बहुत सबमिसिव, शांत और राजनीति के मामले में बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यक्तित्व के रूप में नहीं जाने जाते थे। इसके ठीक उल्टा राज ठाकरे अपने चाचा की जैसी छवि वाले नेता नज़र आते थे और लगता था कि वही जो है उनके राजनीतिक वारिस होंगे। लेकिन जैसे ही चाचा ने स्पष्ट किया कि नहीं, भतीजे को नहीं, बेटे को राजनीतिक विरासत मिलेगी, राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी। चाचा को भी छोड़ दिया, शिवसेना भी छोड़ दी। 2006 में अपनी पार्टी बनाई, लेकिन चल नहीं पाई। तो चाचा भतीजे पर भारी पड़े। तमाम कोशिशों के बावजूद राज ठाकरे शिवसेना को तोड़ नहीं पाए। शिवसेना के अंदर रहते हुए वो जितने ताकतवर, जितने प्रभावशाली नज़र आते थे, बाहर निकलते ही वो सारा आभा मंडल ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये डेलीगेटेड पावर थी। लोगों को ये उम्मीद थी कि जो राज ठाकरे कर रहे हैं शिवसेना में रहते हुए, उसको बाल ठाकरे की मंजूरी है। इस वजह से राज ठाकरे की ताकत बहुत बड़ी नज़र आती थी, बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। जैसे ही मूल से कटे उनको अपनी असलियत पता चल गई और पिछले 18 साल में वो राजनीतिक रूप से कुछ कर नहीं पाए। महाराष्ट्र की ही एक और दूसरी कहानी है 2013 की। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे, जनाधार वाले नेता, पिछड़ा वर्ग से आते थे। वो भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर के नेता समझे जाते थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी। प्रमोद महाजन के बहनोई थे। प्रमोद महाजन, भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, क्या प्रभाव था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तय किया कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटियों को सौंपेंगे, वैसे ही उनके भतीजे जो उनके साथ लगातार संगठन में काम कर रहे थे, उनका दाहिना हाथ समझे जाते थे और लोग मानकर चल रहे थे कि भतीजा ही राजनीतिक वारिस होगा, धनंजय मुंडे। जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि गोपीनाथ मुंडे अपनी राजनीतिक विरासत अपनी दोनों बेटियों प्रीतम और पंकजा मुंडे को सौंपने जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो एनसीपी में चले गए। एनसीपी में जाकर वो सरवाइव किए। यहाँ पर दोनों चाचा भतीजे, हालांकि चाचा जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, वो अलग बात है कि अगर रहते तो क्या होता, लेकिन उनकी बेटियां भी राजनीतिक रूप से स्थापित हैं। हालांकि पंकजा मुंडे आजकल संतुष्ट ज़्यादा हैं कि असंतुष्ट ज़्यादा है, पता करना मुश्किल होता है। लेकिन धनंजय मुंडे एनसीपी में गए। एनसीपी के बाद फिर वो अजीत पवार के साथ इधर आ गए, फिर मंत्री हैं। जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी मंत्री थे, अब भी मंत्री हैं। उसके बाद मामला आता है उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। शिवपाल यादव चाचा थे। पिताजी ने तय किया कि अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को देंगे। हालांकि तय उन्होंने 2012 में ही कर दिया था। जब पार्टी चुनाव जीत कर आई, पूर्ण बहुमत लेकर आई, तो उन्होंने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। उस समय भी शिवपाल यादव ने
विरोध किया था कि अखिलेश को नहीं बनाना चाहिए। हालांकि ये सीधे मतलब अखिलेश के विरोध के रूप में नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव के समर्थन के रूप में उन्होंने इसको पेश किया कि कुछ समय तक नेताजी को यानी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री रहना चाहिए, उसके बाद अखिलेश को गद्दी सौंपना चाहिए। लेकिन बाकी लोग, जो होता है दरबारी राजनीति में, राजमहलों की राजनीति में, उन लोगों ने इसे होने नहीं दिया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2016 में चाचा भतीजे में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन तक मामला गया। इलेक्शन कमीशन में अखिलेश यादव जीत गए। फिर शिवपाल यादव पार्टी से बाहर निकाले गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, अपने चुनाव के अलावा किसी और को जिता नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से बीजेपी उनको ले ले। बीजेपी ने कहा अलग पार्टी बनाकर अगर अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हो तो उसमें मदद करने को तैयार है, लेकिन पार्टी में नहीं लेंगे। बीजेपी को मालूम था कि पार्टी में आकर शिवपाल यादव लाइबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में उनका कद बहुत बड़ा है और उस कद के अनुरूप बीजेपी कुछ उनको देने को तैयार नहीं थी। और ये झगड़ा चलता रहा। 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव सपा के चुनाव चिन्ह पर वोट जरूर लड़े, लेकिन विधायक दल की बैठक में भतीजे ने उनको बुलाया तक नहीं, इसलिए नाराज़गी थोड़ी और बढ़ गई थी। लेकिन जब भतीजा अर्दब में फंसा, मुश्किल में फंसा, तब चाचा याद आए। हुआ ये कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी लोकसभा सीट मैनपुरी खाली हुई। उसके लिए उपचुनाव था और समाजवादी पार्टी ने तय किया कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, उपचुनाव में उतारा जाएगा। और ऐसे में अगर शिवपाल यादव खुले विरोध में आते तो चुनाव फंस सकता था। मेरा मानना कि तब भी जीत जाती डिम्पल यादव, लेकिन फिर मामला थोड़ा जो है वो अनिश्चितता के उसमें चला जाता। तो अखिलेश यादव चाचा के घर गए, पैर छुए, माफ़ी मांगी कि नहीं पता नहीं, बंद कमरे में था। लेकिन पैर छूने की और घर जाने की तस्वीरें जारी की गईं और चाचा जो है, चाचा के सामने कोई विकल्प था नहीं। उनको लगा कि ये फेस सेविंग का रास्ता मिल रहा है, निकल लो पतली गली से। वो साथ हो गए। उसके बाद उपचुनाव का नतीजा आया। डिम्पल यादव जो है लगभग 3.25 लाख वोटों से जीत गई और फिर चाचा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में। तो चाचा भतीजे के झगड़े के बाद सुलह का शायद एकमात्र जो है उदाहरण है जहां झगड़ा ऐसे स्तर पर चला गया हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग चले जाएं, पार्टी बना लें अलग, उसके बाद समझौता हो। ये अभी तक देखने को नहीं मिला। हो सकता है जल्दी ही देखने को मिले। तो हम आते हैं अपने दूसरे मामले पर। एक छोटा सा मामला उससे पहले तेलंगाना का भी है। तेलंगाना में केसीआर ने तय किया कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे केटी रामाराव को सौंपेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद कर रहे थे उनके भतीजे हरीश राव। जब उनको ये पता चला तो उनके स्वर जो है बगावती हो गए। तो केसीआर ने समझदारी दिखाई और हरीश राव को वित्त मंत्रालय देकर संतुष्ट करा दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आते हैं दो नए चाचा भतीजों की लड़ाई पर। एक है थोड़ी पुरानी, बिहार की, पासवान परिवार की। रामविलास पासवान के देहांत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से निकल गई। नीतीश कुमार से चिराग पासवान का झगड़ा हो गया। झगड़े के वैसे और बहुत से कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था नीतीश कुमार का रवैया। रामविलास पासवान के निधन से कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। बहुत से लोगों ने कहा, पूरे देश से उनको बधाई आई, सरकार से, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सबने उनको बधाई दी जन्मदिन की। नीतीश कुमार ने नहीं दिया। तब तक लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। ये बात चिराग पासवान को बहुत बुरी लगी। उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया। नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि नीतीश कुमार का ये मानना अब भी है, उस समय भी था, कि ये सब बीजेपी ने मिलजुल कर कराया। बीजेपी ने उनको कमज़ोर करने के लिए, उनकी पार्टी की सीटों की संख्या कम कराने के लिए कराया। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद क्या किया था ये वो भूल गए। तो ये इंसान की फितरत होती है, वो अपनी गलती पर कभी नज़र नहीं डालता, वो अपनी कमियों की ओर कभी ध्यान नहीं देता।
उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ गलत हो रहा है सब दूसरे कर रहे हैं और उसने किसी के साथ कुछ गलत कभी किया नहीं है। नीतीश कुमार भी उनमें से एक हैं। तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बदला लेने की ठानी और उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाया और लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल में फूट करा दी। चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस 5 लोकसभा सदस्य, कुल 6 लोकसभा सदस्य थे, 5 लोकसभा सदस्यों को लेकर अलग हो गए। मामला फिर चुनाव आयोग तक गया, 2 अलग अलग पार्टियां बन गई। पशुपति पारस जो है एनडीए में आ गए और केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं हुए। इसके बावजूद वो अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान ही बताते रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीतीश कुमार भाजपा से दूर होते गए और आखिर में गठबंधन से निकल गए, वैसे वैसे चिराग पासवान पास आते गए। अब सवाल फिर चाचा भतीजे की लड़ाई का है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि कोई समझौता हो जाए। समझौते में एक मामला सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ है वो हाजीपुर सीट का है। हाजीपुर सीट आपको मालूम है परंपरागत रूप से जो है रामविलास पासवान की सीट थी, वो विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके थे वहाँ से जीतने का। उस पर 2019 में पशुपति पारस वहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। चिराग पासवान जमुई से लड़े थे, जीते थे। अब चिराग पासवान अपने पिता की विरासत चाहते हैं। ये भी बता दें कि बिहार में पासवान समुदाय का समाज का लगभग 6% वोट है। इससे थोड़ा ज़्यादा वोट लेकर लोक जनशक्ति पार्टी आती है और ये जो वोट है ये चिराग पासवान के साथ है, पशुपति पारस के साथ नहीं है। उनकी जो भी ताकत है वो इसलिए है कि वो अभी एनडीए के साथ है, केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा का साथ है। भाजपा मेल मिलाप कराने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 हफ्ते में 2 बार जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिल चुके हैं। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने आज होने वाली एनडीए की, बल्कि कहें नए एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें बुलाया है। वो आज पूरी संभावना है कि एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। तो अब ये चाचा भतीजे की लड़ाई बनी रहेगी या समझौता हो जाएगा? तो ये दूसरा समझौता हो सकता है अगर समझौता हुआ तो। अब आखिरी चाचा भतीजे का मामला है महाराष्ट्र का। अजीत पवार और शरद पवार, वही किस्सा वही है। आप एक के बाद एक मामला देखते जाइए, सारे उदाहरणों में मामला वही मिलेगा कि पिता अपनी विरासत अपने बेटे या बेटी को देना चाहते थे और भतीजा नाराज़ हो गया, जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा सक्षम था। हर मामले में इस तरह से हुआ। तो शरद पवार ने तय किया पहले अपनी ताकत दिखाने और बढ़ाने का, इस्तीफा देकर फिर वापस लेने का, और उसके बाद जो है अपनी विरासत की घोषणा कर दी। अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। थोड़ा आँख की शर्म रही होगी इसलिए प्रफुल्ल पटेल को भी बना दिया। हालांकि प्रफुल्ल पटेल उनके लिए बहुत उपयोगी थे, शायद इसलिए भी बनाया हो। तो बेटी को विरासत सौंपने का फैसला किया तो अजीत पवार को समझ में आ गया कि अब इस पार्टी में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। वो लगातार इस बात का दबाव डाल रहे थे कि उनको बड़ी भूमिका दी जाए पार्टी में, लेकिन बड़ी क्या, उनके तो पर काटने की कोशिश हुई, बल्कि काट ही दिया गया। तो इसके बाद उन्होंने बगावत की। उनका दावा है कि उनके साथ 53 में से 40 विधायक हैं। उनके 9 साथी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। खुद अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। इस बीच में हुआ ये कि शुक्रवार को गए अपनी चाची से मिलने। उनका ऑपरेशन हुआ था, हालचाल पूछने के लिए। उनका परिवार है, परिवार के लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन इतवार को एक घटना हुई। इतवार को एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे शरद पवार। वहाँ अजीत पवार और उनके बाकी 8 जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और प्रफुल्ल पटेल पहुँच गए। सबने शरद पवार के पैर छुए और कहा कि भाई पार्टी टूटने नहीं देना चाहिए, पार्टी की एकता के लिए आप मार्गदर्शन कीजिए। शरद पवार चुप रहे, उनसे कुछ बोला नहीं गया। बाद में कार्यक्रम में उन्होंने ज़रूर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों से कभी समझौता नहीं कर सकते। हालांकि ये सुनकर पता नहीं कितने लोग हंसे होंगे। कई लाख लोग तो जो है मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र में हंसे होंगे। देश भर की संख्या जोड़ें तो वो करोड़ों में पहुंच जाएगी। कि शरद पवार जो जीवन में पहली बार मुख्यमंत्री जनसंघ के समर्थन से बने, वो कह रहे हैं कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते। और पिछले 5 साल में कम से कम 4 बार भाजपा के साथ जाने और फिर न जाने का फैसला किया और उसके बाद इस तरह का दावा कर रहे हैं।
लेकिन बात इतनी सी नहीं है। आखिर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ये लोग गए क्यों? ये प्रफुल्ल पटेल का मास्टर स्ट्रोक था। शरद पवार को बाकी विपक्षी दलों की नज़र में संदिग्ध बना दिया। कहा कि पहचानो, ठीक से पहचान लो, ये पलटू राम हैं, ये फिर पलट सकते हैं। 2019 भूल गए जब बीजेपी से बातचीत की, अजीत पवार को भेजा और फिर पलट गए, और कई बार पलटते रहे। नीतीश कुमार से बड़ा कोई पलटू राम है तो वो शरद पवार है। तो विपक्षी दलों के नेताओं के मन में संदेह का बीजारोपण कर दिया प्रफुल्ल पटेल ने, जाकर कि ये जो कोशिश हो रही भाई कि ये परिवार के लोग हैं, ये फिर मिल सकते हैं, और शरद पवार तो इसके लिए मशहूर हैं पलटने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिली भगत है, ये मिलजुल कर खेला गया खेल है नहीं ऐसा। शरद पवार अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक सदमे को झेल रहे हैं। इसके बावजूद शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज होता नहीं, तो लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए ये काम अजीत पवार के गुट ने किया, प्रफुल्ल पटेल ने किया, और वो कारगर दिखाई दे रहा है। शरद पवार ने घोषणा की कि 17 को नहीं जाएंगे। हालांकि 17 को कोई बैठक बेंगलुरु में होने वाली नहीं थी, केवल डिनर है। बैठक 18 से ही शुरू हो रही है, बल्कि 18 शुरू नहीं, 18 को ही है। तो 18 को शरद पवार जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ बोलेंगे क्या कहेंगे कि हमको पता नहीं चला, हमारी पार्टी भतीजा लेकर चला गया, हम अपने को भारतीय राजनीति का चाणक्य मानते हैं और अपने घर में क्या हो रहा था इसका हमको पता नहीं था। तो बेंगलुरु की बैठक में शरद पवार घटी दरों पर मौजूद होंगे, और वो जो भी बोलेंगे उसको संदेह की नज़र से देखा जाएगा। तो देखिए 18 को क्या होता है। 18 के बाद फिर बात करूँगा कि वहाँ हुआ क्या, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।